एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं। मैंने बिहार बीटीसी का सीरीज जो चलाया है उसका हिस्ट्री क्लास अभी चल रहा है। मैंने पॉलिटी ऑलरेडी 6 क्लास का पढ़ा दिया है पूरा, और अभी 6 क्लास का हिस्ट्री चल रहा है। और उसमें आज हमें चैप्टर 5 पढ़ना है, प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। धातु युग क्या है, मानव संस्कृति सभ्यावस्था में कैसे पहुंचा, इसमें संस्कृति पढ़ना है। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी उसके बारे में पढ़ना है। इमारत, सड़कें और नालियाँ, ये भी पढ़ना है। नगरीकरण का अर्थ, नगरीय जीवन, मुहरे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, नगरवासियों का धार्मिक जीवन, इसमें 2 शहर पढ़ेंगे हम, धौलावीरा और लोथल के बारे में। और फिर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में हमें पढ़ना है। इतना पूरा टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले धातु युग क्या है। धातु युग क्या है? नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। हमने नवपाषाण काल का पहले ही पढ़ रखा है। हमने इससे पहले जितने भी मैंने पढ़ा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए, फिर आगे आगे पढ़ते जाना है हमें कि क्या क्या कैसे कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ उसके बारे में। और तो चलिए देखते हैं। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ। नवपाषाण काल में क्या था कि पत्थर, अभी तक मनुष्य जो थे वो पत्थर के ही औजार बनाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, उनको धातु भी मिल गया और वो धातु के भी औजार बनाने लगे, धातु का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमड़ी, उत्तरी पंजाब, सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इस स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। ये सारा जो लाइन है ना आपका इम्पोर्टेंट है। रंगे हुए बर्तन का इस्तेमाल होने लगा और ये राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंटें से बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। नवपाषाण काल में हमने क्या देखा था कि लोग अब झोपड़ी बना के रहने लगे थे, गांव बसने लगे थे, वो फसल उगाते थे, इसलिए गांव को भी बसाना जरूरी हो गया था। लेकिन अब क्या था, अब उन्होंने ईंटें बनाना शुरू कर दी, पक्की ईंटें, जो अभी हमारे चलन में है, जो हम ईंटें मिट्टी और क्या कहते हैं, मिट्टी और पानी से जो ईंटें बनते हैं पका के, वैसी ईंटें अब बनने लगे थे और लोग घर बना के रहने लगे थे। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता है कि इनके घर जो थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, और इनके चारों तरफ किलेबंदी भी, घर के चारों तरफ किलेबंदी भी थी की हुई। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु तांबा था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि पहला, आगे जब भी हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें से हर लाइन आपका इम्पोर्टेंट होगा, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना और बिल्कुल क्या कहते हैं, याद आपको रखना होगा, क्योंकि सारे जो लाइन हैं इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं एग्जामिनर्स, जैसे आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले कौन से धातु से मानव परिचित हुआ, तो क्या होगा, वो तांबा से, सबसे पहले तांबे से ही परिचित हुआ था और ये नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थितियों से परिचित हुए हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे कैसे उन्होंने खेती किया था। उन्होंने दूसरे जगह गए और वहाँ पे बीज डाला, फिर बीज से वहाँ पे कृषि की उन्होंने, और धीरे धीरे नगर बसाए। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध थी।
ये इनमें कैसे, आपको याद है ना कि इसमें नीली और लाल कलर की बर्तन थे और धूसर कलर के चमकदार बर्तन होते थे। तो उसकी जो संस्कृति थी उसमें विशिष्ट मिट्टी के बर्तन भी प्रसिद्ध थे। ठीक है, इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर थी। इन संस्कृतियों से जुड़ी किसी पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। मानव संस्कृति सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है? मानव संस्कृति को हम देखेंगे कि कैसे वो सभ्य बने धीरे धीरे। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को सभ्यावस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों का पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ें की आपूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगर, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। ये सारे इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसी भी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या लेखन का भी विकास हो गया होगा, वहाँ पे लेखन का भी विकास हो गया होगा, शहरी आबादी का पालन पोषण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की से जरूरी आपूर्ति होती होगी, लंबी दूरी की व्यापार होता होगा, कारीगर, कलाकारी और विज्ञान का विकास हो गया होगा। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मानदंडों को पूरा करती थी। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्से में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावस्था में प्रवेश किया, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की शांग सभ्यता। ये सारी सभ्यता विकसित हुई और इसमें मानव सभ्य थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संस्कृति। संस्कृति क्या है, किसे कहते हैं? समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप हैं, भाषा साहित्य हैं, वो जब पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे पीढ़ी में जाती है, हम उसी को संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति की prescript व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो हम क्या कहते हैं, कौशल, भाषा और ये सब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है परंपराएं, तो उसी को हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पापुरा स्थल के खंडरों का पता चला। इस खंडर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। जब वो रेलवे की लाइन बिछा रहे थे तो वहाँ पे जो काम हो रहे थे, तो उन्होंने जब खुदाई वगैरह किया होगा काम करने के क्रम में, तो उनको जो ईंटें मिले तो उनको लगा कि ऐसे ही ईंटें पड़े हैं और उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में उसका यूज कर दिया। लेकिन बाद में इन लोगों को पता चला कि ये एक सभ्यता थी, पूरी अच्छी विकसित सभ्यता थी। चलिए देखते हैं आगे। इस अज्ञता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। कब? सन 1921 में पुरातत्वविदों ने इसका उत्खनन व्यवस्थित रूप से किया। तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा,
बानावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख हैं। पुरातत्वविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभी स्थलों के से पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, जैसे मुहर, मन के माप तौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे। इस स्थलों से मूर्तियां भी मिली हैं। तो क्या हमने देखा कि सबसे पहले उन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, इसीलिए जितने भी नगर मिले उस सभी को हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं और इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। ठीक है। और यहाँ से क्या क्या हमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिली? माप तौल के बाट मिले, कांसे के उपकरण, मिट्टी के बर्तन जिस पर काले रंग से चित्र बने थे। हड़प्पा सभ्यता में जो हमें बर्तन मिले थे उसमें काले रंग का उपयोग होता था और नवपाषाण में धूसर रंग का उपयोग होता था जो चमकदार भी होते थे। ठीक है। तो बर्तनों के जो रंग हैं वो भी कई दफ़ा पूछ लिए जाते हैं कि बताइए नवपाषाण काल में जो बर्तन मिले थे उसमें कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता था, या हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन मिले थे उसमें कौन से रंग का इस्तेमाल होता था। ठीक है। यहाँ इस स्थल से मूर्ति भी मिला था। हड़प्पा सभ्यता से इनको मूर्तियाँ भी मिली थी। देखते हैं हड़प्पा नगरों की स्थिति। ये याद कर लीजिएगा, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि हड़प्पा नगर है उसका किसने खुदाई करवाया था। तो ये दयाराम साहनी है और 1921 में इसका खोज हुआ था और हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो ये भी पूछा जाता है, इसके भी जो क्या कहें जिन्होंने खुदाई करवाई थी उसके बारे में पूछा जाता है। राखलदास बनर्जी, इसका खुदाई 1922 में हुआ था और ये सिंधु नदी के तट पे है। कालीबंगा ब्रजवासी लाल 1961, ये घग्घर नदी के किनारे है। लोथल ये रंगनाथ राव, ये उतना नहीं पूछा जाता है कभी, यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा खोजकर्ता के नाम। और इसके आगे धौलावीरा ये ज़्यादातर पूछता है कि किस नदी के किनारे हैं, तो यहाँ तो नदी का नाम नहीं दिया दोनों। चहुंदरो सिंधु नदी के किनारे है और रंगपुर यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो आप याद कर लीजिएगा कि ये चारों जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके खोजकर्ता और कौन से नदी के किनारे था और कहाँ कौन से वर्ष में इसका खोज हुआ था। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चारों आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है। लोथल है वो भोगबा नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित थी। एकदम से नगर जो बनाए गए हैं, जो अभी हमारे यहाँ जो घर वगैरह बनते हैं बिल्कुल उन्हीं के जैसा एकदम से निर्माण किया हुआ है, इवन उससे भी अच्छा है बना हुआ। तो इनकी जो व्यवस्था थी वो नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है। ये लोग व्यापार करते थे, ये सब इनकी विशेषता थी। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश नगर थे वो 2 हिस्सों में विभाजित थे। ये इम्पोर्टेंट है। नगर का पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। जो पश्चिमी हिस्सा था नगर का जो पश्चिमी हिस्सा था वो छोटा परंतु ऊंची जगह पे बसा हुआ था। ठीक है। और पूर्वी हिस्सा जो था वो निचले जगह पे बसा हुआ था। ठीक है। बड़ा था लेकिन वो नीचे था, और जो पश्चिम में था वो छोटा था लेकिन ऊपर ऊंचाई पे बसा हुआ था। ठीक है। ये भी एक विशेषता है, आप इसे भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है कहीं कहीं। ठीक है। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्से को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंची जगहों पे बसे थे छोटे हिस्से में उसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। तो आपसे पूछ देगा कि बताइए पश्चिमी हिस्से में जो छोटे
हिस्सों में जो नगर बसा था हड़प्पा सभ्यता को, उसको हम पुरातत्वविदों ने किस नाम से पुकारा था? तो उसे नगर दुर्ग कहा था। ठीक है, इसे नगर दुर्ग कहते हैं। और निचले इलाकों को निचला नगर कहा था, क्योंकि वो नीचे था इसलिए निचला नगर कहा गया था। ठीक है, माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की 4 दीवारियों का निर्माण ईंट से की गई है। ईंटे के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकी। जब उनका पतन हो गया फिर भी अभी तक उनकी जो दीवारें बनी हुई हैं वो अभी तक खड़ी है। इसका मतलब है कि उन्होंने जो ईंटें बनाई होंगी वो बहुत ही अच्छी और अच्छी क्वालिटी के मजबूत ईंटें थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ नगर दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महा स्नानागार कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि बताइए महा स्नानागार कहाँ पे मिला है। हड़प्पा सभ्यता में जो महा स्नानागार मिला है वो कहाँ पे मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में महा स्नानागार मिला है। ठीक है, और ये पूछा भी गया था जब बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, शायद 1 to 5 में ये क्वेश्चन था कि बताइए महान स्नानागार कहाँ मिला है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आगे देखते हैं। तालाब के दोनों सिरे तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना हुआ है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। बताइए कितनी विकसित सभ्यता थी कि इनका पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर भी किया हुआ था, जो स्नानागार बना हुआ था उसमें। तालाब के पास ही एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकालकर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यहाँ पे विशिष्ट ऐसा माना जाता है क्योंकि हमें जब ये अवशेष मिले हैं तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है कि ये यहाँ इसलिए इसको बनाया गया है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होता होगा कि यहाँ पे विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पे स्नान किया करते रहे होंगे। ठीक है, मोहनजोदारो हड़प्पा कालीन और लोथल में एक समान विशेषता वाली संरचना मिली है। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठर के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। ये फिगर दिया हुआ है क्या अन्नागार का। ठीक है, ये अन्नागार हड़प्पा में जो मिले थे उसका चित्र है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषता वाली संरचना मिली। ठीक है, और ये संरचना क्या थी? अन्नागार था, जिसे हम कोठर के रूप में हमने पहचान किया है। और कालीबंगा और लोथल में हमें अग्नि कुंड मिले हैं। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालीबंगा और लोथल में हमें अग्नि कुंड मिले हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और कालीबंगा और लोथल में हमें अन्नागार मिला है। ठीक है, नगरीकरण का अर्थ। नगरीकरण का अर्थ है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से होता है। नगर के लोग जो होते हैं उनका पहचान पेशा, खान पान, आभूषण, वस्त्र से भी होता है। ठीक है, नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं।
यहाँ यातायात एवं संदेश वाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, विज्ञान, ज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती हैं। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशेषता होती है। ठीक है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहाँ कृषि कार्य नहीं होता। नगर में कृषि कार्य नहीं होता। कृषि कार्य मुख्यतः गांव में ही किए जाते हैं। ठीक है। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतिहर इलाके से होने लगती है। आज भी जब शहर में लोग जो रहते हैं उनका जो खान पान का व्यवस्था है वो गांव के लोगों द्वारा ही किया जाता है। गांव में कृषि होती है और उनके जो फसल सब्जी वगैरह होता है वो शहर में जाते हैं और शहर के लोग तभी वहाँ खाना वगैरह उनको मिलता है। ठीक है। मतलब समझिए कि नगर में जो लोग निवास करते हैं उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था गांव के लोग जो किसान हैं वो ही करते हैं। अगर उन्होंने मान के चलिए छोड़ दिया किसानी और सभी लोग शहर में जाके बसने लगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ा हमने? नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहाँ कृषि कार्य नहीं होता। जरूरी खाद्य सामग्रियां की आपूर्ति खेतिहर इलाकों से होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई जो आज भी जारी है। अब भारत की 1/3 से ज़्यादा जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। 1/3 से ज़्यादा जनसंख्या का अब नगरीकरण हो गया है भारत में। अब हमें पढ़ना है इमारतें, सड़कें और नालियाँ। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले और कुछ 3 मंजिले भी होते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें थी वो 1 मंजिले 2 मंजिले थे या बहुमंजिलीय थी। तो बहुमंजिलीय नहीं थी, 3 मंजिले तक ही उनका इमारत होता था। ठीक है। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकान के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़के की बजाय गली में खुलते थे। मकान के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क पे नहीं खुलती थी बल्कि गली में खुलता था। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि बताइए उनके जो दरवाजे लगे थे और खिड़कियां लगी थी क्या वो मुख्य द्वार की तरफ थे? तो नहीं, वो मुख्य सड़क की तरफ थे या तो नहीं। इसका आंसर नहीं होगा कि मुख्य सड़क की तरफ नहीं बल्कि गली की तरफ खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी और इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियां का उचित प्रबंध भी किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे जिसकी नालियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ देगा आपको कि बताइए उनके जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो हाँ, एक दूसरे को वो समकोण पे काटती थी। ठीक है। वो क्वेश्चन पूछने के ऊपर है कि आपको कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आप पकड़ लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है। इस तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी और क्या कहते हैं, शहर जो है वो सड़क एक दूसरे को जब समकोण पे काटती थी तो उसका जो शेप हो जाता था वो आयताकार हो जाता था। ठीक है। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालियों तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिल जाती थी। मतलब छोटी नाली जितने भी थे वो बड़ी नाली में जाके मिल जाती थी। नाले ईंटे से ढके होते थे। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे जिसमें गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति कितने जागरूक थे।
अभी भी जो सड़कें बने होते हैं उसमें भी मैन होल बने होते हैं ना, जगह जगह साफ सफाई करने के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही सभ्यता हड़प्पा की भी थी, हड़प्पा कालीन भी सभ्यता बिल्कुल वैसे ही थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सड़क, ये जो है वो मोहनजोदड़ो का है चित्र। और यहाँ पे देखिए सड़कें बनी हुई, कितनी सुव्यवस्थित सड़कें बनी हुई हैं। नगरीय जीवन, हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, नालियों, गलियों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए दूसरी धातुएं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते होंगे। इस नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। इस कार्य की इस नगर की एक ये भी विशेषता है कि यहाँ पे लिपिक होते थे। ठीक है, यहाँ पे लिपिक होते थे जो भोजपत्र और कपड़े पर लेखन का कार्य करते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे लिपिक होते थे और वो लेखन का काम करते थे। उनके द्वारा मुहरे, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाला, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। नगर में क्या लिपिक भी थे, सोनार भी थे, पत्थर काटने वाले भी थे, बुनकर और नाव निर्माता, शिल्पकार। मतलब अब सभ्यता बहुत ही विकसित हो गई है और सभी लोग नगर में अब निवास करते हैं। जैसे अब लिखने वाले भी हो गए। पहले तो हम लोगों ने देखा था कि पहली जो सभ्यता थी उसमें नवपाषाण काल, उसमें तो कुछ था ही नहीं, लिपि वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अब लिपि वगैरह का भी इन्होंने खोज कर लिया है। लेकिन अभी जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमें पता नहीं कि उसमें, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिपि तो मिली है लेकिन हम लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। नगरीय जीवन, हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्र हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़े का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बालियां तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इसके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबे का प्रयोग होता था। तो यहाँ से जो जेवर मिले हैं, यहाँ से जो भी जेवर मिले हैं वो सोने, चांदी, हाथी दांत और तांबे का उसमें प्रयोग था गहना में। ठीक है। गहने का निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था। बताइए सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित थी कि गोमेद, स्फटिक, बहुमूल्य पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तन का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। आप यहाँ देखिए कैसे इन्होंने मनके से माला बनाया है। ठीक है, यहाँ विभिन्न तरह की वस्तुएं हैं, मिली हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मनके से इन्होंने कितना खूबसूरत माला बनाया है। तो ये सब उनकी सभ्यता में विकसित हो गई थी, वो सब कुछ गहने वगैरह बनाने लगे थे। ठीक है। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाले, यहाँ चक्का होगा, सॉरी चक्का लिखा गया है, छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ,
मूर्तियां आदि के प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का, प्यासा ले, गलत है यहाँ पे, पासा होगा। लोग पासे का भी खेल खेलते थे, ठीक है। लोग पहले क्या थी, लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, नाचते थे और चित्रकारी करते थे। लेकिन अब क्या है, अभी ये पासे का भी खेल खेलने लगे, मूर्तियाँ वगैरह, खिलौने वगैरह भी बनाने लगे बच्चों के लिए, ठीक है। मुहरे हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट लक्षण है। मुहरे जो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता की, ये हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट मतलब विशेषता है ये, कि यहाँ पे मुहरे भी मिले हैं, देख सकते हैं आप, कई तरह के मुहर हैं। इस पे जानवरों का निशान बना है और कुछ लिखा भी गया है ऊपर में। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मुहरें अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। प्रथम तो इस पर जानवर की सुंदर कलाकृतियां मिलती हैं, और दूसरी इस पर कुछ लिखा होता था। तो एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि वहाँ जो मुहरें मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें मिली हैं, तो क्या वो प्लेन है, या फिर दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता में कैसी मुहरें मिली हैं। इस पर जानवर के सुंदर निशान थे, या इस पर लिपि लिखी होती थी, या कुछ नहीं प्लेन था, या ऑप्शन दे देगा कि लिपि और कलाकृतियाँ दोनों थी। तो आप जब पढ़े होंगे तो आप जब पढ़ के जाइएगा तो देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या ऑप्शन रहता है, उस हिसाब से कि यहाँ पे लिपि और चित्र दोनों थे, ठीक है। हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। हड़प्पाई नगर गांव से घिरा था। हड़प्पाई जो नगर थे वो गांव, उसके आसपास गांव था, ठीक है, वो गांव से घिरे थे। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के शहर का खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। क्या क्या जानते थे ये लोग, गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल से भी वो लोग परिचित थे, धान और मटर, जौ से भी परिचित थे, ठीक है। खेती जमीन को खोद कर तथा हल से भी करते थे। इन्होंने हल भी बना लिया था खेती करने के लिए, हल से भी खेती करते थे। सिंचाई कुएं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। ये लोग खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और इनका मुख्य काम इनका व्यापार करना था, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पालतू पशु थी। क्या थी, गाय थी, भैंस थी, भेड़ थी, बकरियां थी, ये मुख्य पालतू पशु थे, ठीक है। क्या होगा, गाय, भेड़, बकरी। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रह एवं शिकार भी चलता रहता। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। अभी मैंने बताया कि हड़प्पा, इनकी जो प्रमुख विशेषता थी वो व्यापार था, ठीक है। ये लोग व्यापार करने लगे थे। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। अब हड़प्पाई नगर में तो थी नहीं, तो ये बाहर से मंगाते होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग क्या क्या मंगाते थे। इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान खेतरी से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना और अफगानिस्तान, ईरान से चांदी मंगवाते थे, ठीक है। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी, अफगानिस्तान बदखसा से बदुर मनी, और मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद मंगाते थे, ठीक है। समुद्री उत्पाद जैसे सीपिया वगैरह हो गया, ये गुजरात से मंगाते थे। जम्मू से लकड़ी प्राप्त करते थे।
मेसोपोटामिया अभिलेखों से मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेलुहा शब्द बताइए किसके लिए यूज होता था, तो इस सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें उसके अभिलेखों से हमें मेलुहा जो शब्द मिले हैं वो सिंधु वासियों के लिए मिले। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से था। ये लोग मेसोपोटामियाई सभ्यता से भी इनका व्यापार चलता था। ठीक है, नगरवासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरकता की देवी समझते थे और उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मोहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। चित्रित जो देवता मिले हैं उनको हम लोग पशुपति, उनके चारों तरफ पशु बने हुए, इसलिए हम लोग इसे अनुमान लगाते हैं कि ये पशुपति महादेव का मूर्ति है। ठीक है, इसी तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। इनके सभ्यता में एक सींग वाले जो पशु थे उसका विशेष महत्व था। ठीक है, उसके बाद कुबर वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते और जलाते भी थे। हड़प्पाई लोग मृतकों के शव को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। ठीक है, अब हमें धौलावीरा के बारे में पढ़ना है। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। धौलावीरा कहाँ बसा था? गुजरात के उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि गुजरात के उस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा के कौन से नगर बसे हुए थे? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा धौलावीरा। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा जो क्षेत्र था वही धौलावीरा क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता की। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण नगर 3 भागों में बटा हुआ था। ये धौलावीरा की विशेषता है। धौलावीरा का संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था। पहला गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्यनगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। वहाँ पे क्या मिले हैं? बहुत चौड़ा और खुला हुआ मैदान मिला है, इसीलिए हम इसका अनुमान लगाते हैं कि धार्मिक कार्य, सामाजिक और राजनीतिक कार्य में, इसका समारोह में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। और दूसरा क्या विशेषता है? यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षरों पर अंकित किए गए हैं। ऐसे शिलालेख मिले हैं जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफेद पत्थर के टुकड़े को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। ये इसकी 2 विशेषता है कि एक तो यहाँ से क्या मिला है कि खूब चौड़ा खुला हुआ मैदान मिला है, और एक क्या कहते हैं,
शिलालेख भी मिला है जिस पर बड़े अक्षरों पर कुछ अंकित है, जो सफ़ेद पत्थर के टुकड़े को मिलाकर स्फटिक और चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा है कि संपूर्ण नगर को 3 भागों में बांटा गया था, और गढ़ी और मध्य नगर के में हमें क्या मिला है, खूब चौड़ा सा मैदान, और एक की यहाँ पे बड़े अक्षरों में अंकित एक शिलालेख साइन बोर्ड जैसा कुछ मिला है। आगे देखते हैं लोथल। लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर है। तो ये कहाँ है, खंभात की खाड़ी में है। ये खंभात की खाड़ी में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी, ये भी किलेबंद था। लोथल के जो शहर थे वो भी किलेबंद थे, इसके भी चारों तरफ किला किया हुआ था। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मोहरें यहाँ से पाई गई हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है, गोदाम, मनके, फारस की खाड़ी की मोहरें। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसीलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। लोथल का एक विशेषता ये है कि यहाँ पे बंदरगाह मिले हैं। तो यहाँ पे क्या बंदरगाह मिले हैं। ठीक है, यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। ये लोथल का दृश्य दिया हुआ है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में पढ़ते हैं। जब सभ्यता इतनी विकसित थी तो क्यों अंत हो गया होगा। ठीक है, लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पावासी पर हमला कर उसे समाप्त कर दिया। इसी तरह यह भी कहा गया कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। ठीक है, तो इसका पूरा हम लोग को प्रमाण नहीं मिला कि ये इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी बड़ी विकसित सभ्यता कैसे खत्म हो गई। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्व का ह्रास जरूर हुआ है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्व की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति में बनी रही। इसके बाद जो सभ्यता है उसमें भी हड़प्पा सभ्यता की कुछ झलक दिखाई देती है। यह संस्कृति राजस्थान के आहर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनाम गांव एवं जोड़वे संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आज भी हम मातृदेवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति से हुई थी। हम आज भी मातृदेवी की पूजा करते हैं ना, आज भी हम पेड़ों की पूजा करते हैं। तो इसे ये सब कब शुरू हुआ था, ये सब हड़प्पा कालीन में ही शुरू हो गया था। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनाना है कि महास्नानागार कौन से नगर में मिला था। तो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसको मैंने अंडरलाइन करके बहुत महत्वपूर्ण करके बताया था कि ये मोहनजोदड़ो से मिला है हमें। ठीक है, और यहाँ पे मिलान करने वाला है कि सोना कहाँ से मिलता था, फिरोज, चांदी, सीपियाँ कहाँ से। तो सोना हमें कहाँ, कर्नाटक के कोलार खान से आता था। ठीक है, और चांदी कहाँ, सॉरी फिरोज है ना, फिरोज कहाँ, मध्य एशिया से आता था। चांदी ईरान से आता था और सीपियाँ गुजरात से आता था। ठीक है, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो हमें कहाँ, लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। इनमें से कौन है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर हड़प्पा सभ्यता के नगर नहीं है। ये महाभारत काल का समय है और ये उस समय हस्तिनापुर शहर था।
तो अभी हड़प्पा काल में हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन, विदेशों से व्यापार, सुनियोजित नगर। तो ये सभी थे। शहरी जीवन था, विदेशों से व्यापार भी था, सुनियोजित नगर का निर्माण भी था। तो क्या नहीं था? ग्रामीण जीवन नहीं था। ठीक है, की विशेषता ग्रामीण जीवन नहीं थी, इनकी विशेषता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले मैंने यही पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता 1921 में उसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार अगर करना है तो मैं वो कर दूंगी, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन डालने हैं, या फिर अलग से क्वेश्चन बना के दूसरा अलग से पूरा चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूँ तो वो भी मैं बना के लाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, या फिर ऐसे ही ठीक है। थैंक यू सो मच।